24 फरवरी 2022 रूस ने अचानक यूक्रेन पर हमला कर दिया। तनाव तो काफी वक्त से था, लेकिन यूरोप के किसी भी हिस्से में इस तरह से कोई देश सीधा किसी पर आक्रमण कर दे, ये चौंकाने वाला था। लंबे वक्त से नहीं हुआ था, लेकिन ये हो गया। हालांकि लगा था कि युद्ध फौरन खत्म भी हो जाएगा। शायद रूस को भी ऐसा लगा हो, क्योंकि उस वक्त ऐसा ही लग रहा था कि शायद बहुत से बहुत अगर होगा तो महीने 2 महीने में यूक्रेन जो है वो घुटने टेक देगा। ऐसा लेकिन हुआ नहीं। 24 फरवरी 2024 को इस युद्ध के 2 साल हो गए और फिलहाल इसके खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। असल में शुरुआती दिनों में जब रूस ने आक्रमण किया था, तब उसके जो मिलिट्री टैक्टिक्स थे उसको लेकर कई सवाल उठाए गए। कहा गया कि सेना बिखरी हुई है, वर्षों से युद्ध नहीं किया है, तो अब वहां पर ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। सभी पश्चिमी देश जो हैं वो यूक्रेन के साथ आ गए और यूक्रेन लगा था कि ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अब बिल्कुल अलग हो चुका है। अब बहुत टैक्टिक्स के साथ जो रूस की सेना है वो लड़ाई कर रही है और जो थकान है वो यूक्रेन की सेना पर नजर आने लगा है। लेकिन अब आगे क्या होगा, इस पर क्या कहना है जानकारों का, जो लगातार इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पूरे युद्ध को, तो वो क्या कहते हैं। 2 साल में क्या कुछ हुआ, पहले ये जानना जरूरी है कि उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सके। असल में दोनों तरफ लाखों लोग इस युद्ध के कारण सेना में शामिल किए गए 2 वर्ष के दौरान। एक अनुमान ये भी है, जो यूएस का अनुमान है, वहाँ पर जो स्टडीज़ हुई हैं उसके मुताबिक कि कम से कम 5 लाख रूसी और यूक्रेनी सैनिक इस युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं। मतलब काफ़ी नुकसान दोनों देशों का हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन के करीबी रहे प्राइवेट लड़ाकों के वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने एक दिन का विद्रोह किया, लेकिन बाद में एक रहस्यमयी प्लेन क्रैश में वो मारे गए और उसको लेकर अभी भी कई सवाल हैं। 2 साल का ये लेखा जोखा जो बड़े पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्ध अपराधों के आरोप में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया और उसके बाद से पुतिन जो है अधिकतर देशों में नहीं जा रहे हैं। जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहां पर अलग अलग देश मिलकर बात करते हैं, वहां पर भी वो कई बार नहीं गए हैं और वर्चुअली ही उसको संबोधित कई बार किया है या बिल्कुल नहीं किया है। और अब पुतिन के सबसे मुखर विरोधी रहे एक्टिविस्ट ब्लॉगर अलेक्सी नावल्नी की रूस की आर्कटिक की जेल में रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई है। लेकिन अब आगे इस युद्ध में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है, जिसके जवाब से पहले ये जानना जरूरी है कि ये युद्ध आखिर किन कारणों से शुरू हुआ, इस मुकाम पर कैसे पहुंचा। असल में थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। असल में सोवियत संघ के टूटने के बाद जो 15 देश बने उसमें यूक्रेन एक है और उस वक्त रूस के बाद सबसे मजबूत माना जाता रहा। लेकिन 2014 में रूस ने हमला कर क्राइमिया को रूस में मिला लिया। पहली बार यूक्रेन के डोनबास प्रांत में भी सैन्य दखल रूस ने दिया और अलगाववादियों का साथ दिया। यूक्रेन ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, ना उसे कहीं से कोई खास मदद मिली। डोनबास और डोनेट्स से रूस और यूक्रेन की सेना मिन्स्क एग्रीमेंट के बाद निकली और यहां चुनाव कराना तय हुआ, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। ये इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, कीव ने भी नहीं किया और रूस की तरफ से भी नहीं। लेकिन जेलेंस्की के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें जो भी खतरा लगा होगा रूस से, उसको देखते हुए उन्होंने पश्चिमी मिलिट्री अलायंस जो है नाटो, उससे जुड़ने की कोशिशें तेज कर दी। ये बात पुतिन को बेहद नागवार गुजरी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी यूएसएसआर का जो पहले का पुराना देश है वो नाटो का हिस्सा बने। ये उन्हें खुद रूस में अपनी एकछत्र सत्ता के लिए खतरा लगता है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो काफ़ी मजबूत था, डेमोक्रेसी भी वहाँ पर काफ़ी मजबूत थी और वहाँ पर कई तरह के खनिज थे। उन्होंने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे वो वापस कर दिए थे, तो एक तरह से उन्होंने एक पूरा माहौल बना लिया था कि वो नाटो में शामिल हो सकते हैं। तो पुतिन ने क्या किया, उन्होंने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। याद रहे, रूस में कोई भी इसे जंग नहीं बोल सकता, वॉर नहीं बोल सकता, ये मना है। उसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा जाता है। यूक्रेन ने जमकर जवाब दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भरपूर हथियार और पैसे दिए। रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगे। रूस के जनरल और या बाकी जो ऐसे प्रोमिनेंट लोग हैं उनके ऊपर भी, जिनके बारे में लगा कि वो युद्ध को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगे, चाहे यूके हो, यूएस हो, इन सब ने प्रतिबंध लगाए। लेकिन रूस लड़खड़ाया नहीं। ऐसा लगा था कि लड़खड़ाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
2 साल पहले रूस का यूक्रेन के 7% इलाके पर कब्जा था, यानी इस युद्ध के शुरू होने के पहले मार्च 2022 में, यानी 1 साल में ये कब्जा 27% हुआ। हालांकि उसके बाद कीव ने कुछ अपना हिस्सा वापस लिया, कब्जा किया सैन्य ऑपरेशन से। अब 18% हिस्सा अब भी रूस के कब्जे में है। रूस ने सेवेरोडोनेस्क, डोनबास, डोनेस्क, बाखमुत, मेलिटोपोल, लिसिचांस्क पर जीत हासिल की है और अब हाल में रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माने जाने वाले एवदिवका पर भी जीत हासिल कर दी है। इस 2 साल में ब्लैक सी पोर्ट पर रूसी हमलों के कारण, इस समुद्री क्षेत्र में हमलों के कारण यहां से अनाज का निर्यात बहुत लड़खड़ाया और यहां से असल में जो अनाज जाता था वो यूएन के जरिए अफ्रीकी देशों में जिनको बहुत ज़रूरत थी वहां पर भी पहुंचता था। तो ये बुरी तरह से बीच में उसमें ब्रेक आ गया और ये काफ़ी मुश्किल हुई। अब यूएन जो है वो लगातार रूस को कहता रहा कि वो हमले ना करे, लेकिन रूस जो है अपने हमले पर काबिज रहा। उसने कहा है कि ये ज़रूरी है और लेकिन कुछ वक्त बाद धीरे धीरे करके यूक्रेन की कोशिशों के बाद वहां पर ब्लैक सी पोर्ट पे अब जो निर्यात है वो वापस पटरी पर काफ़ी हद तक लौट आया है। इस बीच क्या हो रहा है? यूक्रेन को और हथियारों की ज़रूरत है, उसे लड़ाकू विमानों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। अमेरिका में इस साल चुनाव होने हैं और यूक्रेन के लिए आर्थिक मदद अब तक संसद में अटकी हुई है, पास नहीं हो पाई है। यूरोप भी लगातार कहता रहा कि जब तक जरूरत होगी तब तक वो पैसे देते रहेंगे, हथियार देते रहेंगे, लेकिन इस लंबे युद्ध से वो भी हिला हुआ है क्योंकि ये सब चीज शुरुआत में कही गई थी। ऊपर से अब रूस के रोके गए गैस और तेल से बनी स्थिति से निपटने का दबाव भी यूरोप पर है क्योंकि अधिकतर वहीं से आता था। उधर रूस ने प्रतिबंधों के कारण अधिकतर चीजें अब घर में बनानी शुरू कर दी हैं। हथियारों का प्रोडक्शन काफी बढ़ा दिया गया है क्योंकि अब युद्ध के लिए जरूरत है और यूक्रेन के मुकाबले 3 गुना आबादी होने का यह भी मतलब है कि उसे सैनिक जुगाड़ने में मुश्किल नहीं हो रही, जो कि यूक्रेन को हो रही। यूक्रेन में काफी लोग ऐसे हैं जो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनके बारे में ये भी रिपोर्ट्स हैं कि उनको जबरदस्ती शामिल सेना में किया जा रहा है। उधर भारत सहित कई देशों ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदना नहीं छोड़ा है और कई बाकी सामान भी खरीद रहे हैं। रूस भारत का पुराना रिश्ता है। इस बात को भारत ने दुनिया के सामने बेहद साफ तौर पर कहा है कि वेस्ट के लिए उसका अलग मतलब है, रूस का इतिहास अलग है, भारत के लिए अलग है। और एक मुलाकात में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये कहा कि युद्ध का युग नहीं है। भारत चाहता है कि पॉलिटिकली इसका एक सॉल्यूशन निकले, शांति से इसका एक सॉल्यूशन निकले, युद्ध रुके, लेकिन युद्ध जो है वो रुक नहीं रहा। लेकिन इस युद्ध ने दुनिया को बुरी तरह से बांट दिया है। कई मल्टीलैटरल फोरम्स यानी कि कई देशों की जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ रूस और उसको सपोर्ट करने वाले कुछ देश हैं, बाकी तरफ पूरी दुनिया है। इसके खत्म होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे क्योंकि दोनों में से किसी का हाथ ऊपर अभी नहीं दिखता है। कोई इतने मजबूत सिचुएशन में नहीं है कि वो टर्म्स डिक्टेट कर सके। जानकार कहते हैं कि यूक्रेन जरूरत पड़ने पर गुरिल्ला युद्ध तक के लिए तैयार है। तो जब हालात ऐसे बने हों तो कितने वक्त तक ये सब कुछ चलता रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और दुनिया जो है इससे निपटने में, या जो यूएन है इससे निपटने में नाकाम फिलहाल नजर आ रही है। अब क्या होता है आगे, क्या ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी जीत होती है, कौन क्या खोता है और क्या पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा।